नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोहन पटेल और आज हम देखेंगे 14 अप्रैल बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले साइंस टेक कोरोना, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 14 अप्रैल से लेकर 1 मई तक कर्फ्यू घोषित किया है। हालांकि उसको ऑफिशियली लॉकडाउन नहीं कहा है, क्योंकि शायद लॉकडाउन कहे तो लोगों में ज़्यादा पैनिक आ जाए, शेयर मार्केट और ज़्यादा गिर जाए, फॉरेन इन्वेस्टर और डबल जोर से भाग जाएं, तो इकोनॉमी को और ख़राब असर हो। खैर, ड्यूरिंग दिस कर्फ्यू पीरियड हॉकर्स यानी सड़क विक्रेता, फिर रिक्शा चलाने वाले, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सब लोगों को 1500 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में दिए जाएंगे, ताकि गरीबों को सहूलियत रहे। और माइग्रेंट वर्कर्स, महाराष्ट्र छोड़ के वापस हम वतन जाते हैं तो सब बस स्टेशन, रेलवे पर वापस और भीड़ हो जाए तो और कोरोना नहीं फैले। उसी तरह ट्राइबल फैमिलीज़ विल गिवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ 2000 रुपीज़। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरी को करीब 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाएगा एंड सो फॉर्थ। और इस प्रकार के कर्फ्यू से सिर्फ मुंबई अकेले के रिटेल ट्रेडर्स को 300 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, और ऐसे अलग अलग सब की इकोनॉमिक हब्स में कर्फ्यू के चलते हर हफ्ते $1.25 बिलियन का भी नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं। अब ऐसी इन गंभीर परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने तय किया है कि भारत में वैक्सीन सप्लाई को और बढ़ाने के लिए विदेश के वैक्सीन जिनको अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, जापान या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, तो फिर भारत में उनको वापस से फेज़ 2, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा दे के फिर परमिशन देंगे। ऐसी लंबी प्रोसेस नहीं करेंगे, दे दनादन मतलब फास्ट ट्रैक अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो ये फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन वगैरह के वैक्सीन जल्दी से बाज़ार में उपलब्ध हो सके। लेकिन इसमें चुनौतियाँ क्या है? पहली चुनौती, ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चर जैसे फाइज़र तो पहले से ही अलग देशों के साथ वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं कि भारत को बेचने के लिए उनको शायद इतना स्टॉक है ही नहीं। सेकंड, भारत में वैक्सीन स्टोरेज कैपेसिटी वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो फ्रीज टेम्परेचर में स्टोर कर सके, ऐसी हमने प्रणाली विकसित की है। जबकि ये फाइज़र, मॉडर्ना वैक्सीन वो तो बहुत ही ठंडे तापमान पर रखना होता है, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट। तीसरा, यूरोपियन यूनियन ने फाइज़र को वैक्सीन डेवलपमेंट के दौरान ही ढेर सारी सब्सिडी और ग्रांट में पैसा दिया था, इसलिए फाइज़र अपनी वैक्सीन अमेरिका को $20 में बेचता है, लेकिन यूरोप को $15 में बेचता है। अब भारत सरकार ने फाइज़र को ऐसी कोई ग्रांट या सब्सिडी तो पहले से दी नहीं थी, तो वो शायद सस्ते में न मिले। और चौथी और सबसे बड़ी बात कि कोरोना में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं सीनियर सिटीज़न। भारत में करीब 100 मिलियन सीनियर सिटीजन हैं, उसमें से अब तक हार्डली 40 मिलियन ने वैक्सीन ली है, जब ये अपनी भारत की खुद की कोविशील्ड, कोवैक्सीन का काम चल रहा था। तो फॉरेन कंट्री से ढेर सारी और भी वैक्सीन आ जाए, लेकिन जब तक ये लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी रहेगी कि नहीं लेना है, क्या ज़रूरत है, या हमको और साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, देन इट विल नॉट हेल्प। साइंस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एनर्जी में 2011 में जापान में बड़ा सा भूकंप, जिसके चलते फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में वो जो भी न्यूक्लियर मटीरियल होगा वो सब रिएक्टर से टूट के उनके कूलेंट प्लांट के पानी के साथ सब घुल मिल गया। सो वाटर गॉट कंटामिनेटेड। अब ये प्लांट चलाने वाली कंपनी चाहती है कि इसको कम्प्लीटली हम लोग डिसमेंटल करके तामझाम बंद करें। तो ये सारा जो कंटेमिनेटेड पानी है उसका क्या किया जाए? वो चाहते हैं कि पैसिफिक ओशन में सब छोड़ देते हैं ना, लेकिन फिर उससे सोचिए कि मरीन एक्वेटिक सिस्टम में कितने नुकसान हो सकते हैं। तो जापान के अपने फिशरमैन, चाइना और साउथ कोरिया की सरकारें वो इसका विरोध कर रही है, लेकिन जापानीज़ कैबिनेट ने कहा कि अगले 2 साल में ये केस हम ऐसे ही करेंगे। हाँ, तो एक काम का है क्या, अपना मेंस पेपर 1 वहाँ पर ज्योग्राफी का सब टॉपिक वो एनर्जी रिसोर्सेज, और साथ ही साथ पेपर 3 में भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये एनवायरनमेंट इश्यूज़। तो न्यूक्लियर एनर्जी कितनी उपयोगी हैं और सामने ऐसी चुनौतियाँ भी आती हैं, वो सब गौर करने का, सोचने, लिखने और चिंता करने का विषय। कोरोना से आगे बढ़े तो पॉलिटी के समाचार। 14 अप्रैल यानी डॉक्टर BR आम्बेडकर की 130वीं जन्म जयंती, इस पर आज एक कॉलम है, उसमें से जानने लायक फैक्चुअल चीज़ें। उन्होंने किताब लिखी थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो बाद में जब ये ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन बनाया, उसने वो सब को स्टडी किया और उस हिसाब से RBI बनाने की रिकमेंडेशन की। फिर वो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य थे, लेबर मेंबर। तो वाटर पावर, लेबर की अलग अलग नीतियाँ उस ज़माने में बनवाई, जिसका आगे चल के विकसित रूप जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, रिवर बोर्ड एक्ट वगैरह बनाए गए। वो बॉम्बे असेंबली में भी मेंबर थे। वहाँ पर कोंकण विस्तार में ये जो ज़मीन लगान वसूलने का कोई सिस्टम होगा, खोटी सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर,
उसको हटाने के लिए बिल प्रस्तावित किया। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल का विरोध किया क्योंकि वहाँ पर वर्कर्स को हड़ताल करने की मनाही थी। आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। बाद में हिंदू कोड बिल, जहाँ पर हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति के सब अधिकारों में और सुरक्षा और सुविधा मिले, ऐसी कुछ बातें। और अब मोदी सरकार डॉक्टर आम्बेडकर के साथ जुड़े अलग अलग सिटी को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है कि जन्मभूमि महाऊ, शिक्षा भूमि लंदन, चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली। उस हिसाब से सब टूरिज़्म सर्किट बनाई जाए, वहाँ अलग अलग म्यूजियम मेमोरियल्स बनाए जाएं वगैरह। पॉलिटी में दूसरे समाचार, कई बार कोई केस चलता है तो हाईकोर्ट में अक्यूज पर्सन जाता है और हाईकोर्ट पुलिस को रोकती है कि अभी इसको अरेस्ट मत करो, इसके खिलाफ कोई कोअर्सिव स्टेप्स मत लो। लेकिन उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है कि ऐसा किया जाए तब पुलिस ऑफिसर फिर उस केस का सही से इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कर नहीं सकता, क्योंकि हर स्टेप पे पुलिस ऑफिसर उस आदमी से कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहे, उसकी प्रीमाइस का इंस्पेक्शन करना चाहे, उसके फ़ोन बैंक अकाउंट को चेक करना चाहे, तो हर जगह पर वो एक्यूज पर्सन का लॉयर कि नहीं ये तो कोअर्सिव स्टेप है, देखो हाईकोर्ट ने तो मना किया है। तो ये सब चिंता को देखते हुए अगर हाईकोर्ट इस प्रकार का कोई इम्यूनिटी ब्लैंकेट ऑर्डर दे रहा है तो उसने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्यों वो ऐसा मानते हैं कि ऐसी इम्यूनिटी देनी चाहिए। पॉलिटी के बाद आगे बढ़े, एथिक्स फॉर यूपीएससी जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 4। एक मुद्दा है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। तो केरला, जिसका मॉडल वैसे तो बहुत महान है, उनके लोकायुक्त ने पाया कि माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर केटी जलील, उन्होंने अपने कजिन को ये माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जनरल मैनेजर बनाने के वक्त जो भी सिफारिश भाई भतीजावाद में उसको बनाया था जो इलीगल था, मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है। सेपरेटली ये मिनिस्टर के सामने गोल्ड स्मगलिंग केस का भी आरोप है, केरला फ्लड्स का पैसा गबन किया ऐसा भी आरोप है, कोई एक पुल बन रहा था उसका फंड गबन किया ऐसा भी आरोप है। भूतकाल में ये केरला लोकायुक्त ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओमान चैंडी के खिलाफ भी ऐसे सब एडवर्स रिमार्क डाले थे, लेकिन उन्होंने उस ज़माने में रिज़ाइन नहीं किया था। हाँ, तो इसमें समझना क्या है? समझना ये है कि करप्शन इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू दी स्टेट्स विथ हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। जहाँ पर गरीबी और निरक्षर लोगों का अनुपात ज़्यादा है तो उधर भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। हाँ होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा साक्षरता है तो घी दूध की नदियाँ बह रही हैं। अल्टीमेटली करप्शन इज़ ड्रिवन बाय द ग्रीड। लालच जिसमें भी होगी, वो चाहे कितना पढ़ा लिखा किसी भी स्टेट का हो, किसी भी धर्म का हो, करप्शन कर सकता है। दूसरा मुद्दा है लीडरशिप क्वालिटीज़, रेजिग्नेशन। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो यूरोप में, उसके हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। पहला उन्होंने कारण बताया कि ये कोरोना का काम करते करते मैं थक चुका हूँ और ये अलग अलग जो दूसरे उनके जो भी आईएएस ऑफिसर होंगे वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट नहीं करते, उनसे झगड़ते झगड़ते भी मैं थक चुका हूँ। तो मतलब ये तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाती कि आप मैदान छोड़ के कोरोना पैंडेमिक जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में भाग रहे हैं। हालांकि उन्होंने दूसरा भी कारण बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पिछले कुछ समय में 2 बार मुझे लंबी छुट्टी पे भी जाना पड़ा था। तो ऑस्ट्रिया देश को अभी कोरोना पैंडेमिक में ऐसा हेल्थ मिनिस्टर चाहिए जो कि 100% फिट हो और बार बार ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया करके छुट्टी पे नहीं जाए। हाँ, तो उस एंगल से आप सोचे, देन यस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ पर्सन हु इज़ फिजिकली फिट। मतलब सोचने का ये भी विषय कि भारत जहाँ पर नेता लोग चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ने को राज़ी नहीं, और यहाँ पर खुद ऑस्ट्रिया का मिनिस्टर कह रहा है कि मुझसे अब काम नहीं हो रहा है, मैं जाना चाहता हूँ। कह रही है पेज 1 से आगे बढ़े, पेज 2 अनुसंधान काम का नहीं, पेज 3, 4 वही सब कोरोना की स्टेट स्पेसिफिक समाचार। मित्रों, अभी पेज 5 पे ये गुजरात एडिशन में गुजरात राज्य सरकार ने अंबेडकर जयंती है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई है उसकी बड़ी लिस्ट दी है। और आज शायद हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने इंडियन एक्सप्रेस के जो भी स्टेट स्पेसिफिक एडिशन में ऐसा कोई ना कोई विज्ञापन दिया होगा कि जहाँ पर ये वेलफेयर स्कीम चल रही है, तो आप उसको आराम से देखिए और उसकी लिस्ट बना के रखिए स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए, या यूपीएससी इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए और आपको पता होना चाहिए क्या क्या योजनाएं हैं आपके स्टेट की। सामान्य रूप से ये योजनाओं का फॉर्मेट क्या होता है? शेड्यूल कास्ट वेलफेयर के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, यूनिफॉर्म बुक्स, फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाना है उसके लिए सब्सिडाइज लोन, शादी विवाह के दौरान लड़कियों को कुछ पैसा, हाउसिंग स्कीम्स, हॉस्टल स्कीम, और कुछ जगहों पर स्मारक या म्यूजियम बनाए जाए। तो वो सब कहाँ किधर है वो सब आप तैयार करिए स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, पेज 6 कॉलम्स में कुछ काम का नहीं। लेफ्ट साइड के 2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में एक तो वही कोरोना की कमेंट्री चल रही है, फिर इंडस्ट्रियल आउटपुट और इकोनॉमी मंदी में चल रही है,
बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। तीसरी कुछ क्रिकेट के बारे में हॉबी हो तो पढ़ना चाहिए, वरना आगे बढ़ो। बड़े कॉलम में एक तो ये कोरोना की वापस सब बातें, लेकिन मेन चीज़ हम पढ़ चुके हैं। नया डेटा यहाँ से सिर्फ एक ही मिला कि 100 मिलियन जैसे सीनियर सिटीजन है, 40 मिलियन नहीं लिया है, तो वैक्सीन रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत। फिर एक कॉलम है प्रीति सूदान, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल 2020। तो एलाइड वर्कर में जो भी फिजियोथेरापिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, उन सबको रेगुलेट करने की बात, तो कुछ बेसिक सेलिएंट फीचर किया उसका एक आध ऐसा कमीशन बनाया जाएगा, और फिर वो सब उसके अलग अलग क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, सेंट्रल रजिस्टर वगैरह बनाएगा। फिर अगर आपने ये सब में ग्रेजुएशन किया है तो आपको और बारीकी से पता होना चाहिए पहले क्या था अब क्या था वगैरह फॉर द स्कोप ऑफ इंटरव्यूज़। पेज 7, वेस्ट बंगाल के बारे में बड़े से पॉलिटिक्स के समाचार काम के नहीं, सिवाय कि आपके इंटरव्यू में हो और आप वहाँ से बिलोंग करते हो। फिर मनीष तिवारी की कॉलम कि कैसे अमेरिका की 7th फ्लीट का नेवी शिप भारत में आ गया, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं। तीसरी बड़ी कॉलम अर्जुन राम मेघवाल अंबेडकर जयंती के बारे में, तो उसमें से जानने लायक फैक्चुअल डिटेल्स तो हमने आगे पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। पेज 8 एक्सप्लेन सीरीज़ में कुछ काम का नहीं। एक तो ये फॉरेन वैक्सीन के बारे में, तो वो मेन मुद्दे हमने देख लिए। अब यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बिजनेस जी के टाइप की चीज़ें दी हैं, इतना करोड़ और इतना डोज, और एक हद से ज़्यादा दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। फिर ये त्रिपुरा चुनाव के नतीजे काम के नहीं, सिवाय कि आप उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और इंटरव्यू में जा रहे हैं। केरला असेंबली में राज्यसभा के चुनाव, वो तो मुद्दा हमने कल ही देख लिया था, आगे बढ़ो। पेज 9 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 10 पॉलिटिक्स के समाचार, तो खैर सुशील चंद्र नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो भाई वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कल। लोकायुक्त का केरला मिनिस्टर पर रिपोर्ट, वो भी हमने देख लिया एथिक्स में। पेज 11 सूरत में एक आदमी था किशन, जिसने इंस्टाग्राम हैंडल बनाया गुज्जू स्माइली, जिसके 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, और फिर उसको और लाइक्स चाहिए थे और फॉलोअर्स बढ़ाने थे, तो उसने चीफ मिनिस्टर का एक मॉर्फ्ड वीडियो डाला जिसमें वो टेलर स्विफ्ट के गाने आई न्यू यू वेर इन ट्रबल के साथ वो जो भी कुछ बनाया होगा मीम टाइप की चीज़। पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पता चला इसके घर में सब लोग अभी बेरोज़गार हैं, और जो भी उनका ये डायमंड पॉलिशिंग का बिज़नेस वो भी बंद था, और इसको बेल पे छुड़ाओ, और मतलब परेशान हो गए परिवार वाले। उन्होंने अब उसको कहा है कि भाई तू ये एडिक्शन छोड़ और अपने बिजनेस पे ध्यान दे। मित्रों, फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो सब के बारे में ऑलरेडी हमारे पास कई मुद्दे, इसमें जानना ये है कि आप भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये मैं कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट करूँ और मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स और लाइक मिल जाए, ये धंधा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। उसका कारण एक ज़माने में बहुत कम लोग इस कैटेगरी में थे। आजकल इंस्टाग्राम में भी इतने सारे नए नए लोग इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं कि जो भी एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ होगी वो 1000-1500 का बजट दे के आपसे काम करवा ले। तो इसमें कोई मतलब करोड़पति बन जाएगा क्या, मुश्किल है। बड़े बड़े टेलीविज़न और फिल्म स्टार भी कोरोना में पैसा इतना कम हो गया उनका कि किसी के भी बर्थडे विश भी 10-15 हज़ार में वो ऐसा वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम डालने को तैयार हो गए। तो आप क्या ही कमा लेंगे ऐसी सिचुएशन में जब आप इन सब लोगों के साथ कम्पीट करना चाहें। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं। पेज 12 वर्ल्ड न्यूज़। 2001 सितंबर में 9/11, वो अमेरिका में डेट का फॉर्मेट अलग होता है तो 9/11 बोलते हैं उसे। क्या हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ये अल-कायदा द्वारा अटैक, टावर गिरा दिए। उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी, और ये करते 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 हम लोग पहुँचे 2021। 20 ईयर्स हैव पास्ड। भूतपूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था 1 मई को सारी सेना को वापस बुला लेंगे, लेकिन सब एक्सपर्ट्स का मानना था नहीं, सबको हटा दिया तो वापस तालिबान और आतंकवाद फैलाएंगे। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तय किया है कि अभी ज़्यादातर ट्रूप हटा देंगे, लेकिन 3000 से ज़्यादा ट्रूप अभी भी रखेंगे, और उन्हें धीरे धीरे सितंबर 11 जब 20 साल का ये पूरा एनिवर्सरी हो तब सबको हटा देंगे। हाँ, तो ये सब भारत के लिए सोचने का विषय है, क्योंकि उतने तालिबान और मजबूत हो जाएंगे, आईएसआई उनको और इंजेक्शन मारती रहेगी, तो फिर वो सब भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दूसरे समाचारों में ये जापान का फुकुशिमा रिएक्टर हमने देख लिया। ईरान में यूरेनियम इनरिचमेंट की बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं। कंप्यूटर कोडिंग में अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे मास्टर, स्लेव, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो मतलब वो पहले भी हमने एक बार देखा था, एक कैंसल कल्चर चल रहा है अमेरिका में कि ऐसी हर एक चीज़, मतलब वो रेशियली कैसे अश्वेतों के खिलाफ है ये चीज़ करके वो सब हंगामा करते हैं। तो अब ये कंप्यूटर कोडिंग के साथ जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स सोच रही है कि कंप्यूटर कोडिंग से इस टाइप के शब्दों को हटाया जाए या कुछ और रखा जाए, मास्टर, स्लेव, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट की जगह। खैर, कंप्यूटर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करें तब देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पेज 13 इकोनॉमी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया
जो कि मोनोपोली वगैरह से लड़ने के लिए बना है, उसने कुछ नया प्लान की 2 कंपटीटर कंपनी हो तो उसका सिलेक्टेड स्टाफ एक दूसरे की गुप्त जानकारी देख सके और वगैरह वगैरह। ये जो पूरी चीज़ है भाई उसको फाइनलाइज होगी तो सोचेंगे। और वैसे भी ये तो काफ़ी टेक्निकल मुद्दा है जो अपनी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं, तो आगे बढ़ो। उसी तरह एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के विकास के लिए एक बोर्ड होता है जिसमें सरकार के भी लोग होते हैं, इंडस्ट्री के भी लोग होते हैं। तो उसमें बीजेपी वाले सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऐसी कंट्रोवर्सी, ये भी एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं, आगे बढ़ो। टेलीकॉम कंपनी आपको चलानी है तो स्पेक्ट्रम चाहिए, और आपकी टेलीकॉम कंपनी अगर दिवालियापन दिखा दे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, तो उस स्पेक्ट्रम का क्या किया जाए, उसकी नीलामी करके बैंकों का पैसा वापस किया जाए कि नहीं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो टेलीकॉम कंपनी के पास स्पेक्ट्रम है उसका असली मालिक केंद्र सरकार है। उन्होंने ये स्पेक्ट्रम को यूज़ करने का सिर्फ अधिकार उस टेलीकॉम कंपनी को दिया है। तो जब ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वगैरह की नीलामी हो रही हो तो उस स्पेक्ट्रम को आप कंपनी की संपत्ति एसेट समझ के नीलामी कर सके, वो संभव नहीं है क्योंकि वो केंद्र सरकार की संपत्ति। फिर आगे का मुद्दा गोल्ड हॉलमार्किंग। सोने की शुद्धता के अलग अलग जो मानक होते हैं, मान लीजिए 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तो आप जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं उसमें सच में इतना है कि नहीं, उसको सर्टिफाई करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के नीचे की एक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून से बनाई गई, वो सिस्टम लेकर आए गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग, कि जहाँ पर ये सब ज्वेलर्स ने अपनी ज्वेलरी वो BIS के अलग अलग टेस्टिंग सेंटर में सर्टिफाई कराए कि हाँ सही में इतने कैरेट का गोल्ड इसमें है। और ऐसा जैसे हेलमेट पे होता है ISI मार्क, या ज्वेलरी के अंदर होगा ऐसा ये BIS का गोल्ड हॉलमार्किंग स्टैंडर्ड या मार्क। वैसे तो ये जनवरी से ही लागू करने वाले थे, लेकिन शायद कोरोना में डिले किया, तो अब बोल रहे हैं कि 1 जून 2021 से इसको कंपलसरी लागू किया जाएगा। इसके अलावा पेज 13 पर जो भी समाचार हैं इकोनॉमी के, सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। कोरोना और इकोनॉमी के बारे में, शेयर बाजार में डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में से अदानी पोर्ट का नाम निकाल दिया क्योंकि उसका म्यांमार मिलिट्री के साथ रिश्ता है, वहाँ से वो कुछ गैस वगैरह एक्वायर करते होंगे, तो इंडेक्स से नाम हटा दिया। तो स्वाभाविक है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अदानी पोर्ट के शेयर खरीदे होंगे वो क्या करेंगे, अब उसको बेच के भाग जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में ये सब एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स वगैरह के ग्रुप बहुत ज़्यादा लॉबिंग करते हैं, देखो कि ये म्यूचुअल फंड ने तो इसमें इन्वेस्ट किया और ये कितना ख़राब है। और तो बैड प्रेस पब्लिसिटी से बचने के लिए वो सब बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इसमें से निकल जाएंगे, तो स्वाभाविक है इसका शेयर थोड़ा गिर जाएगा। तो ये तो सब मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, और वैसे भी इस टाइप के बिजनेस GK से MCQ कम ही निकलते हैं। तो आगे बढ़ो, पेज 14 स्पोर्ट्स में भी कुछ खास काम का नहीं। तो ये था बुधवार का न्यूज़पेपर।